चलो ना listen. चलो check the answers. What's up? See, your cost of production is 3,69,000. 65. Cost of production is 3,65,000. Trading का GP is 1,13,000. P&L net profit is 73,000. 73 and balance sheet tallies on 5,71,000. Assets and depreciation PMDO. Other provisions are liability. RDD is also a provision. RDD and provision for debris दोनों माइनस होता है assets. Presentation के लिए assets से माइनस करके दिया. तो machinery is 80,000 minus 8 plus 8 60. 64 है. 571. चलो ना let's find out the final account. गंदो तुम्हारे सेटिंग कर दो See, all of you take sum number 9. Pay attention. Very important. Okay, sum number 9. Different concept it is. Page 68, sum number 9. Trial balance of financial year ended 31st March 2017 for Messrs Deepakshi shows the following details. ध्यान से देखना, कंसेप्चुअली थोड़ा सा अलग सा में वेरी इंपॉर्टेंट. देखो क्या दिया है. ट्रायल बैलेंस यू आर गिवन परचेज एंड सेल्स दे आर 10 lakhs and 12 lakhs. Then you have got debtors and creditors 5 lakhs and 4 lakhs. ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिया है. अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, fixed assets, long-term liabilities and capital. So, in this trial balance, okay, one very important item is closing stock. If you see closing stock, underline that closing stock. And for the first time you are finding closing stock inside the trial balance. Very rarely you will find closing stock in the trial balance. Okay, generally it appears as an adjustment. Generally this closing stock appears as an adjustment, but यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया. तो याद है हम लोग करते थे फाइनल अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में होता था. दो इफेक्ट होता था कि एक कहाँ पे जाता था एसेट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में होता था तो लायबिलिटी. ओके, तो
prepaid expense. So closing stock is like a prepaid expense, and that is asset. And it is inside the trial balance. It will have two effects or one. And where will go? Assets. So will you subtract it or show it on trading credit side? No. ये ना दिखाने का मतलब ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज से माइनस हो चुका है, परचेज इससे सब्ट्रैक्ट हो चुका है, इसके लिए आप इसको सीधा कहां दिखाते हो? एसेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो परचेज है वो 10 लाख है ही नहीं, आपका जो एक्चुअल परचेज है वो 10 लाख प्लस 3 लाख, that is 13 lakhs. 13 lakh is the actual amount of purchase. Is it clear? So the first thing you need to understand is your total purchases aren't 10 lakhs. They are 13 lakhs. Closing stock वो purchase से minus हो चुका है, 13 minus 3 करके वो 10 मिल रहा है। कैसे पता चला closing stock minus हो चुका है? ट्रायल बैलेंस। That's your hint. तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो हम लोग एक्सपेंस से माइनस नहीं करते, ओके? एक्सपेंस से ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे परचेज से ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता तो माई फाइनल परचेजेस वुड हैव बीन 10 lakhs, मतलब 10 minus 3 7 lakh इज माई नेट परचेज। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एडजस्टमेंट वाला क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया, तो दैट इज योर फर्स्ट हिंट। अभी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है क्रेडिटर्स का बैलेंस एज ऑन 1st April, और पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। दो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है? तो पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख दो वहां पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, okay, it is opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock, okay? Basically cost of goods sold क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा नेट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा नेट खर्चा। इट्स बेसिकली डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग का पूरा नेट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाउ डू यू कैलकुलेट जीपी इन ट्रेडिंग? इट्स क्रेडिट माइनस डेबिट। सो जीपी इज नथिंग बट, जीपी का एक और फॉर्मूला है, जीपी इज नथिंग बट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो भी जीपी मिलेगा। सोचो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ट्रेडिंग का डेबिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और सेल्स माइनस COGS will give you your gross profit. Understood? So cost of goods sold is nothing but what? Opening stock plus purchases plus direct expenses, पूरा डेबिट साइड आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पूरा नेट एक्सपेंसेस गुड्स को बेचने का। इन शॉर्ट, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलेबल कंडीशन में लाने तक का खर्चा इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद एक बार सेलेबल कंडीशन में आ गए गुड्स, बेचने लायक बन गए, उसके बाद गोडाउन में कितना भी टाइम पड़ा हो, गोडाउन रेंट पे कर रहे हो, वेयर हाउस रेंट पे कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग का खर्चा कर रहे हो टू प्रमोट द सेल्स, सैलरी दे रहे हो स्टाफ की, मीटिंग्स अरेंज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस, इंश्योरेंस ले रहे हो आप गुड्स का, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्योंकि एक बार गुड्स सेलेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद का जो खर्चा वो फिक्स नहीं है। कभी कोई खर्चा 2 महीना होगा और गुड्स बिक जाएगा, कभी कोई खर्चा 10 महीने तक हो रहा है और गुड्स बिक नहीं रहा है। तो वो खर्चे फ्लक्चुएटिंग होते हैं, वो गुड्स के साथ चिपके हुए नहीं रहते। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ये वो खर्चे हैं जो गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब विच एक्सपेंसेस? दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू व्हाट? सेलेबल कंडीशन। एक बार सेलेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, ये जब इन्वेंटरी चैप्टर करेंगे ना, तभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। सो कभी भी गुड्स का वैल्यूएशन जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, कि
क्या वैल्यू लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो मार्केट प्राइस तो पता है अपने को क्या है, मार्केट में चल रहा है। तो कॉस्ट जो लेते हैं आप, गुड्स की कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसमें क्या क्या खर्चे लेते हो, तो ये सारे खर्चे आ जाते हैं। परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जो भी खर्चे गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। पीएनएल वाले खर्चे नहीं लेते आप, क्योंकि वो कभी होंगे कभी नहीं होंगे। अगर वो भी आपने ले लिया तो गुड्स का वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहेगा और आपका प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट, पता ही नहीं चलेगा बहुत अच्छा कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में सब कुछ आ गया, जो अभी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आ रहे हैं या तो जो ट्रेडिंग डेबिट में आ रहे हैं, सब कुछ, ऑल ट्रेडिंग का खर्चा या फिर ऑल मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा। ओके, रॉयल्टी आ गया, फ्रेट आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, परचेज एक्सपेंस आ गया, कैरेज इनवर्ट्स आ गया, पावर, गैस, वाटर, फ्यूल, हीटिंग चार्जेस, सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कुछ आ गया। अब ये वाले सब में आपको कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या? नहीं दिया, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो नील है, और मोटा मोटी ऐसे सीओजीएस वाले सब में डायरेक्ट एक्सपेंस नील हो जाता है, बट अगर है तो कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आया। ये लास्ट साइड में मैंने आपको बाकी के फॉर्मूले दिए थे यार उस दिन। फैक्ट पहले प्राइम कॉस्ट लिखवाया था, दैट वाज डायरेक्ट का टोटल। फिर आपको फैक्ट्री कॉस्ट लिखवाया था, फैक्ट्री कॉस्ट वाज डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, याद है, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट वाज फैक्ट्री कॉस्ट, याद है। फिर मैंने एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP माइनस सेल ऑफ बायर। उसके नीचे लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न, दिस इज फॉर अ ट्रेडिंग कंसर्न, and for a manufacturing concern, and for a manufacturing concern this is COP. For a manufacturing concern this is cost of production. So what is COGS? Opening stock plus purchase plus direct expense minus closing stock. That's for a trading concern. And for a manufacturing concern, this purchases are purchase of raw material जो ऊपर चला गया, और दिस डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी ऊपर चला गया, तो इसका नेट कॉस्ट इज कॉल्ड एज COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इट्स बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब वही हुआ, खाली खर्चे हमने मैन्युफैक्चरिंग वाले थे, इसके लिए COP बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो उसको परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते। समझ में आया? इज क्लियर? बड़ा किसी के पास पेन नहीं, तीनों के पास नहीं, बॉल पेन एक एक्स्ट्रा रहेगा तो दे दो यार। अभी एक और फॉर्मूला है, अभी कंटेक्स्ट में तो लिख लो, उसको बोलते हैं COGAFS। बहुत रेयर यूज है COGAFS। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। जस्ट डू नॉट सबट्रैक्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हटा दोगे तो मिलेगा COGAFS। COGAFS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब कितना बेचोगे वो बात की बात है, बेचोगे वो बात की बात है। बेचने के लिए जो खर्चा हुआ है, इमेजिन करो सारा ही बेच दिया आपने, सारा ही बेच दिया तो ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस करके मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि सोल्ड गुड्स मतलब स्टॉक वाले गुड्स बिके नहीं है। सोल्ड गुड्स का कॉस्ट लेना तो COGS, बिके हुए गुड्स का कॉस्ट है COGS, और जो अनसोल्ड गुड्स है पूरे के पूरे सबके सब जो अवेलेबल फॉर सेल है उसका कॉस्ट ये है ओपनिंग प्लस परचेज ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट, खाली क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं करना, इतना फर्क। समझ में आया? ये भी लास्ट साइड पे लिख के रखो। तो अभी ये सब में अपने को पूछा गया है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पहले तो लिख दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट इन आवर केस ओपनिंग स्टॉक प्लस
परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट होगा 9th सम का. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है सम. हेलो, नो डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट. अभी ओपनिंग स्टॉक तो दिया हुआ है आपको. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक? आई थिंक इट इज 2 lakhs, राइट. परचेज में गम्मत है. डोंट कंसिडर परचेज एज 10 lakhs. You will take purchase as 10 lakh plus 3 lakh, 13 lakhs. You got it? Why? Actual purchase are not 10. How? Closing stock is inside that trial. You have already deducted it from purchase. So now you add it back. So get your total purchase. So that's 13 lakh. Minus closing stock is 3 lakh. You will be subtracting that. Okay? Somebody. So, बैठो, आगे पीछे बैठो. नाउ सर ये ऐड नहीं किया और ये सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो चलेगा? हाँ चलेगा. मतलब ये 3 लाख उड़ा दिया ना तो भी चलेगा. इट विल बी 3 + 10. समझ में आया? बट ऐसे लिखोगे तो बेटर है. आपको पता चलेगा एग्जैक्ट परचेज कितना, एग्जैक्ट स्टॉक कितना. दिस इज बेटर प्रेजेंटेशन. अंडरस्टूड? सो दिस इज इक्वल टू 2 lakhs प्लस 13 lakhs plus minus 3 lakhs. Okay? So you get your 15 minus 3, 12 lakh. COGS is how much? 12 lakh. COGS is 12 lakh. Okay? Second thing, what have they asked? Calculate the amount paid to creditors. अभी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, एक तो लॉजिकल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है. इमेजिन करो बिगिनिंग में, साल के बिगिनिंग में, ये वाला समझ में आया? सॉर्टेड है. अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता तो आपका परचेज कितना होता? 10 लाख. जो है वही लेने का अगर एडजस्टमेंट में होता, क्योंकि इट वॉज इन ट्रायल बैलेंस एट टू 10 + 3, 13 lakhs. समझा? अभी हाउ टू फाइंड आउट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स? सिंपल सा कंसेप्ट है. आप इमेजिन करो साल के बिगिनिंग में क्रेडिटर्स का 50,000, यू आर सपोज टू पे देम 50. फिर आपने साल में 10 लाख का माल खरीदा क्रेडिट पे, तो कितना देना पड़ेगा? 10.5 लाख. 10.5 लाख देना पड़ेगा. उसमें से 7 लाख रुपए आपने चुका दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 3.5 lakhs. कॉमन सेंस है. बैलेंस कैसे ढूंढा जाता है? क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिट में क्या लिखते हो? परचेज. डेबिट में क्या लिखते हो? पेमेंट्स, है ना. तो शुरू में 50,000 देने बाकी थे. कितने थे? 50,000. खरीदा और 10 लाख, तो 10.5 lakhs देना. 7 लाख चुका दिया, बचा कितना? 8 लाख चुका दिया, 9 लाख चुका दिया. सिंपल सी चीज है. यही चीज आप अकाउंट फॉर्म में भी दिखा सकते हो. अकाउंट फॉर्म में अगर मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊं तो क्रेडिटर्स अकाउंट में कौन सा बैलेंस दिखेगा? पहले बाय बैलेंस डीडी दिखेगा. दैट विल बी ओपनिंग बैलेंस, विच इन आवर एग्जांपल इज 4 lakhs और 3 lakhs. देखो बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस है ना, दैट इज ऑन 31st March 70, और नीचे जो क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ दैट इज ऑन 1/4/60. तो विच वन इज ओपनिंग? 3 lakhs इज ओपनिंग ना. तो 3 लाख शुरुआत में था. ओके, खरीदा. कितना साल भर में गुड्स खरीदा है? 10 लाख का कि 13 लाख का? 13 लाख का परचेज किया. 10 लाख है नहीं परचेज, तो स्टॉक माइनस किया हुआ है. परचेजेस आर, व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज? परचेज टू क्रेडिटर. तो बाय परचेज इन क्रेडिटर इज हाउ मच? 13 lakhs. अच्छा, ये इसके बाद मैं कुछ भी पे करूं अगर क्रेडिटर्स को, तो एंट्री क्या होगी क्रेडिटर्स को पे करने की? क्रेडिटर्स टू बैंक. बराबर, क्रेडिटर्स टू कैश या क्रेडिटर्स टू बैंक. आई डोंट नो दैट. इन माई एग्जाम्पल आई गिव यू दैट अमाउंट, बट यहां पे मुझे पता नहीं है वो टू बैंक कितना है, वही आपको ढूंढना है. दैट इज द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, बट यू नो द क्लोजिंग बैलेंस 4 lakhs. तो ढूंढ सकते हो क्या? कॉमन सेंस है. ये 16 लाख होगा और ये 4 लाख होगा, तो ये कितना हो गया? तो मतलब इसका लॉजिक क्या हुआ कि शुरुआत में आपका बैलेंस था 3 लाख, फिर आपने खरीदा
13 lakhs तो और खरीदा तो 16 हुआ, 16 में से आपने 12 lakhs पे ऑफ कर दिया, तो एंड में कितना बचा? दैट इज व्हाट इज पेमेंट अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। तो ये शॉर्ट में ये अच्छे से बनाना, पैर में अकाउंट बना लेना क्रेडिटर्स, और इधर लिखना अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 12 lakhs। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 12 lakhs। तो कभी भी अमाउंट पेड या अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स पूछा हो तो सिंपली मेक अ क्रेडिटर। अच्छा सर ये चार चीजें ही आएंगी क्या क्रेडिटर्स अकाउंट में? 95% ये चार चीजें ही आएंगी। 95% to 97% good chances that you will have only these 4 items in creditors account. What are these 4 items? Opening balance, purchase, payment, closing balance. Closing becomes opening, purchase, payment, closing. सर और क्या आ सकता है? डिस्काउंट रिसीव्ड आ सकता है, परचेज रिटर्न्स आ सकता है, बस वही 2 चीजें आएंगी। इसी का मिरर इमेज है ना डेटर्स अकाउंट होता है। आपने किया भी है, लेजर में भी किया है, वो हैरी डॉन वाले सब में देखा था हमने, या फिर 11th में भी बनाया था काफी बार ना, अजय विजय अकाउंट, राम श्याम अकाउंट, लेजर के वक्त भी करते थे हम लोग। तो डेटर क्रेडिटर अकाउंट बहुत कॉमन से होते हैं। डेटर में क्या दिखेंगे? 4 आइटम सोच के बताओ ये लाइन से। 2 बैलेंस शीट, 2 सेल्स, 5 कैश, 5 वही 4 आइटम घूम फिर के आने वाले। समझ में आया? हेलो, ऐसा है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, डिसऑनर, सब बहुत रेयर चीज है। मोटा मोटी ये 95-97% 4 आइटम। Sorry, what? 5 minutes. What? 2 bank to circle the balancing. Yeah.